हम हंगामा करते हैं तो सत्ता पक्ष भी रहता है कि इन बिलों को पास कर दो। हाल तो है जोगेश्वर जी, तो सब लोग कैसे बन गए सचेतक? मैं वो आपको यही कहता हूँ, मेरा जो हंगामा करना ही मेरा मकसद है, वो वाली स्थिति नहीं है। आपने नाम लिया, उस पर अपन चर्चा की, कौन नहीं है, डोटासरा जी है, फटकारा तो फेमस रहे डोटासरा जी है। राजस्थान के लोग यही चाहते हैं ना कि विपक्ष में हमको बिठाया है कि हमारी बातें ध्यान से रखी जाए, हमारे इश्यूज उठाए जाए, जो हमारे नौजवान है, जो बेरोजगार है, जो लोग अभी भी कहीं ना कहीं इस जयपुर की स्थलों पर अनशन पे बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं, सारे लोग हैं, तो उनकी बात कौन उठाने? उन्होंने जिम्मेदारी हमको दी है, तो हमारा दायित्व बनेगा कि हम इस बात को जो है बराबर उठाए। मैं समझता हूं कि जिस रूप से इन्होंने मंत्रियों को बनाया और एक हर स्टेट में जैसा इन्होंने किया कि सीनियर्स को इग्नोर कर दिया, मिक्स एंड मैच नहीं किया है, अनुभव वाले लोग ज्यादा नहीं लिए हैं, चांस दिया है, तो इनकी पार्टी का विषय है। पर विधानसभा के अंदर इनको काफी गंभीरता से काम करना पड़ेगा, नहीं तो विपक्ष आप जानते ही हो कैसा है। तो जिस प्रकार से कागज लेके वो मैनेजमेंट कर रहे थे और घूम रहे थे, हमने कई साथियों ने डिस्कस किया, मैंने कहा ये जो घूम रहे और कर रहे हैं, ये मैंने कहा ये अपनी खुद की ये कहानी अपने हाथों से लिख रहे हैं कि इस हाउस में अभी वर्तमान में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो फ्लोर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो। वो कहेंगे रतन जी की जबान काली तो अच्छी भी हो सकती है, हो सकता है कि मंत्री नहीं बनाया और कुछ नहीं बनाते तो ये बात भी हो सकती है, मंत्री नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया तो एक व्यक्ति मजबूत रहता है। मगर आपने देखा है ना कि जितने ज्यादा बांध लगते हैं, अगर एक ही आदमी रहता है तो विश्व पितामह थोड़ी होगा। विधानसभा के जो भी सर घोषित पदाधिकारी थे, मतलब स्पीकर, आपके सभा पैनल के लोग, आपके सचेतक और उप मुख्य सचेतक, एक भी इस बार विधानसभा नहीं पहुंचे। आपकी जो तकदीर है उसके हिसाब से काम करता है, मगर फिर भी अगर आप उस रूप में लो तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा कराएंगे ताकि पूरा पैनल नहीं जाए। इस विधानसभा चुनाव में आपको किस सीट पे सबसे ज्यादा मजा आया कि साहब क्या चुनाव लड़ा है तुमने? और तीसरा, आपका ये कितना काम कर रहे हैं? ये मतलब तकदीर नहीं, आपका माइंड कितना काम कर रहा है? माइंड तो आदमी इतना अप्लाई करना चाहता है। लोग ये मान रहे थे कि रानीवाड़ा जो है इस बार बीजेपी जीत जाएगी। क्यों? क्योंकि वो लक्ष्मण देवासी हत्याकांड रहा या उसके बाद जो स्थितियां बदली, आपकी पर्सनैलिटी को डैमेज कर दिया जाता है, आपको खिलाफ मान किया जाता है। कई ऐसे निराधार आरोप होते हैं जो लग जाते हैं आपके ऊपर, और उन्हीं आरोपों से एक परसेप्शन बनाया जाता है, और आप उनके जवाब देते रह जाते हो, और आप उनके जवाब देते रहो, और उसी बेस के ऊपर आपको पराजित किया जा सके, आपको सोशली पॉलिटिकली डैमेज किया जा सके, वो योजनाएं चलती रहती है, और अगला जो है वो चुनाव जीतता रहता है। तो इन चीजों का मैं भी शिकार हुआ। मैं बोलूं और मैं जवाब दूं तो मैं मेरे हित का जवाब दूंगा, मेरे पक्ष का जवाब दूंगा। कांग्रेस की सरकार बनी थी, मैं मंत्री बनता, 5 साल में रहता, अगर इस सोच और दुख में मैं समय निकाल देता। ये तो जीवन है, ये चलता रहता है। अगर हार गए दुख होता है, कोई बात नहीं, कैरी ऑन के ऊपर। ये पिछला चुनाव आपने लड़ा था 2019 में, इस बार जालोर सिरोही से कांग्रेस ये कह रही है कि हम अपने बड़े सभी लीडर लगभग चुनाव लड़ेंगे, तो उसमें रतन देवासी कहाँ होंगे? आप एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स की शुरुआत सिरोही से की, रहने वाले बिंगमाल विधानसभा क्षेत्र के, जीत रानीवाड़ा से रहे हैं, बिजनेस आपका आबू पिंडवाड़ा में है, तो एक मल्टी डायमेंशनल इलाके में आप काम करते हैं, तरीके से कर लेते हैं। और गुजरात का जो टच है वाइस वर्सा, वो भी आपका एक बिल्कुल, आपके वाइफ शायद गुजरात से ही हैं। हाँ जी। बीजेपी में तो लंबी लाइन हो जाएगी धीरे धीरे। वो उनका विषय है, किसको बनाते हैं, कैंडिडेट बनाते हैं, किसका वो चयन करते हैं। अभी तो धीरे धीरे करके आपने 2-4 देखे, आप जैसे जैसे समय निकलेगा ना, 22 तारीख, 23 तारीख, 25, 30 जाएगी, उसके बाद में आप धीरे धीरे एक कैंडिडेट वहां निकलेंगे बाहर के हुए। कुछ आपको वहां मैदान में पोस्टरों में दिख लेंगे, कुछ आपको जयपुर में मिलेंगे, कुछ हिडन नाम होंगे जो आप लोगों को या किसी को ऐसा पता चले। लेकिन निश्चित तौर पे कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि मैं वहाँ जाके देश की संसद में नहीं बैठूं। कोई भी व्यक्ति, खुद स्वयं या उनके समाज के लोग भी नहीं चाहेंगे कि दूसरे समाजों का आशीर्वाद प्राप्त करके जो है वो लोग वहाँ जाके अंदर बैठे। निश्चित तौर पर हर एक का सपना होता है, और राजनीति में काम कर रहे हो तो आपका अधिकार भी बनता है, और वो इफबट की भांति, और जो कैंडिडेट होगा उसकी हम बहुत जोरदार तरीके से मदद करेंगे। पर भाई मैं कैंडिडेट नहीं हूँ, तो एक जुनून था। जुनून ये था कि फिर वो ऐसा जुनून रहा कि 12th पढ़ते पढ़ते या ना बड़ी मुश्किल से पार पढ़ते थे, क्योंकि वहाँ मीटिंगों में, रैलियों में भाग जाते थे। जबकि मुझे जर्नलिज्म का मैंने काम कर रखा है, जी बिल्कुल, जर्नलिज्म के लिए जी, और शौक था मुझे जी बिल्कुल, लॉ का बहुत ज़्यादा शौक था मुझे, है आज भी है। तो पर आप देखो उसको चस्का कह सकते हैं, पर चस्का तो कॉमन वर्ड हो गया, मगर एक जुनून था काम करने का। तो मैं उस संगठन में वहाँ काम करते करते ये सारी चीज़ें पीछे छूट गई और आगे आया। तो ये मिशन है, पॉलिटिक्स को या सामाजिक कार्य को जिसने मिशन के रूप में लिया और आगे बढ़ा है, तो निरंतर उसका काम चलता गया, भले वो पदों पर बैठा हुआ है नहीं बैठा हुआ है। राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है 19 तारीख से, एक बार फिर से स्थगित थी राजस्थान की विधानसभा शपथ ग्रहण के बाद में, और भजनलाल सरकार की पहली परीक्षा इसे माना जा रहा है। 115 विधायकों की संख्या है। इन 115 विधायकों में किंचित नाखुश वसुंधरा राजे भी हैं, और बहुत सारी नाखुशी को मन में दबाए हुए सीनियर नेता भी हैं, और उत्साह और उमंग से इतने लबरेज हैं कि अधिकारियों और डॉक्टरों तक पर बरस पड़ने वाले नए विधायक भी। कैसे राजस्थान की विधानसभा चलेगी,
इस विधानसभा को चलाने के लिए जो दो बड़ी जिम्मेदारियां बीजेपी ने तय की है, संसदीय कार्य मंत्री के तौर पे जोगाराम पटेल पे और दूसरे जोगेश्वर गर्ग पे, जिनको सरकारी सचेतक बनाया गया है, मारवाड़ ही से आते हैं। हमारे बीच आज मारवाड़ के एक कद्दावर कांग्रेसी नेता और राजस्थान की विधानसभा का फ्लोर मैनेजमेंट संभाल चुके सरकारी उप मुख्य सचेतक रहे रतन देवासी हैं। देवासी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, और दूसरी बार राजस्थान की विधानसभा में पहुंचने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। क्या लगता है आपको इस जो सत्र में क्या तैयारियां हैं कांग्रेस की ओर से, क्योंकि इस बार आपकी टीम बड़ी कद्दावर है? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस के अंदर जो हम लोग जितने भी एमएलएज हैं जी, उनमें हमारे काफ़ी सीनियर लोग हैं, सीनियर नेता हैं जी, नौजवान साथी जो हमारे जीत के आए जी, भले वो पहली बार जीते या दूसरी बार जीते, वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस है बोलने में, पॉलिटिकल इंटेलिजेंट लोग हैं। और सीनियर लोग तो हमारे, आप जानते हो कि पार्लियामेंट्रियन अच्छे रहे हुए हैं, अच्छे हैं, और फ्लोर मैनेजमेंट भी अच्छा है। तो निश्चित तौर पर जो ये सरकार है, उस सरकार को राजस्थान के हित में, राजस्थान की जनता के हित में जो भी बातें होगी उसको विपक्ष के तौर पे सब लोग बहुत मजबूती से उठाने वाले, उठाएंगे भी। और सिर्फ उठाना नहीं है कि हंगामा करना ही मेरा मकसद है, वो वाली स्थिति नहीं है। हम जो हमारी सरकार ने काम किया, जो राजस्थान की जनता के लिए होना चाहिए, इशू बेस्ड, वो सारी बातें होगी जो एक अच्छा पार्लियामेंट्री करता है। इसी तरीके से हमारे प्रत्येक विधायक उस बात को करेगा। सर, मैं पिछले 20-30 साल का अगर देखूं चुनाव का, तो 2003 वाला जो विधानसभा चुनाव था उसमें शांति धारीवाल चुनाव नहीं जीते थे, सरकार भाजपा की बनी थी। 13 में भी शांति धारीवाल सदन नहीं पहुंचे थे। इस बार शांति धारीवाल जो कि कमाल के बैट्समैन रहे हैं आपकी पार्टी की ओर से और सदन में हैं, इस बार कैसी रहेगी? क्या लगता है कि उनको उसी तरह पूरे टिप्स जबानी हैं और वो घेर भी सकते हैं? तो क्या देखिए प्रदीप जी, आप सीनियर जर्नलिस्ट है, साथी रहे हम लोग सारे, आपने खुद ने ही एग्जाम्पल के रूप में शांति धारीवाल जी का ले लिया। जी जी, तो पब्लिकली दिख जाता है कि कौन व्यक्ति क्या बोलेगा, क्या किस तरीके से। तो वो इसलिए क्योंकि वो एक मंत्री के तौर पे केवल यूडीएच के हिसाब से नहीं, वो संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं। जी बिल्कुल, दोनों सरकारों में सरकार का फ्लोर संभाला है, पूरा फ्लोर संभाला है, जवाब दिया है, सारी चीजें की है पूरी उन्होंने। तो निश्चित तौर पे पूरा का पूरा जो अनुभव है, एक फ्लोर मैनेजमेंट से लेके पूरा पार्लियामेंट्रियन के हिसाब से अच्छा, वो सारा अनुभव उनके पास है। तो निश्चित तौर पे वो तो रहेगा ही मामला है। एक शांति धारीवाल ही क्यों, अगर अपन हरीश चौधरी को देखें, हर एक जो ये तो नरेंद्र बुढ़ानिया देखें, आपने एक उदाहरण दिया, आपने नाम लिया, उस पर अपन चर्चा की। कौन नहीं है, डोटासरा जी है, हाँ, फटकारा तो फेमस रहे हैं डोटासरा जी, सारा है। और वो बातें देखो पब्लिकली, व्हाट पीपल वांट, लोग क्या चाहते हैं जी। राजस्थान के लोग यही चाहते हैं ना कि विपक्ष में हमको बिठाया है तो हमारी बातें ध्यान से रखी जाए, हमारे इश्यूज उठाए जाए। जो हमारे नौजवान है, जो बेरोजगार है, जो लोग अभी भी कहीं ना कहीं इस जयपुर की स्थलों पर अनशन पे बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं, सारे लोग हैं, तो उनकी बात कौन उठाने? उन्होंने जिम्मेदारी हमको दी है, तो हमारा दायित्व बनेगा कि हम इस बात को जो है बराबर उठाए। तो एक जो आप कहते हैं ना कि परिपक्व, समझदार, जिससे आप आशा करते हो कि हमारे सवालों को उठाएंगे मजबूती से, गंभीरता से, जी, सरकार को घेर के उस स्थिति में लाएंगे कि उन बातों का जवाब सरकार को देना पड़े और उस पर अमल करना पड़े, उस प्रकार का एक विपक्ष है जो आपको बहुत लंबे समय बाद दिखेगा। पहली बार के विधायक हैं मुख्यमंत्री स्वयं, उप मुख्यमंत्री 2 हैं, दोनों, उन 2 समेत मुख्यमंत्री स्वयं को कभी कैबिनेट चलाने का अनुभव नहीं रहा है। क्या लगता है कि क्या कांग्रेस के लिए पक्ष की चीज रहेगी या बीजेपी कहीं? देखिए, 2 बातें हैं। मैं एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में तो ये मानता हूं कि जो राजनीति में लंबे समय से काम करता है, अगर उसको प्रशासनिक अनुभव है कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ, मगर हर राजनीतिक व्यक्ति ये अपने आप में कौशल रखता है कि वो उन पदों पे जाके बैठ जाए और संचालन करे। ये तो हो गई एक बात, एक पॉलिटिकल आदमी की। मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, आप मुझे एमएलए बनाओ, एमपी बनाओ, मंत्री बनाओ, तो पॉलिटिकल आदमी के पीछे एक एक्सपीरियंस रहता ही रहता है। अब प्रशासनिक व्यवस्था कैसे चलानी, अगर उन्होंने, पॉलिटिकल व्यक्ति ने उस रूप में काम किया हुआ है, साथ मिलके उसको सीखा भी है, देखा भी है नजदीक से, तो वो अनुभव उसके साथ में रहता है। पर मैं समझता हूं कि पहली बार जो बने उनको मुख्यमंत्री बनाया या नहीं बनाया, ये उनकी पार्टी का विषय था, वो एक अलग बात है। राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान की सरकार, राजस्थान के आम जन के लिए, वो मेरे भी मुख्यमंत्री हो गए, सबके मुख्यमंत्री हो गए। मगर जो बैठता है व्यक्ति, वो सीखता है, वो जानता भी है काम। तो अब वो बैठने के बाद में वो इफ बट नहीं होता है कि कोई व्यक्ति पहली बार जीता हुआ है कि नहीं होता। इट इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जी
कि उस सरकार के मुखिया वो है, सदन के नेता वो है, तो सदन के अंदर भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई और सरकार के मुखिया होने के नाते वो जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो उस सरकार का पूरा जो हम विपक्ष में बैठ के बात करेंगे तो सरकार के काम काज के बारे में उन्हीं को बताना है, उन्हीं को सीखना है, उन्हीं को चलाना है। तो अब तो ये तो ड्राइवर सीट में वो है, वो कैसे गाड़ी चलाते हैं और क्या होता है उसके लिए हम लोग बात करेंगे कैसे होगा। तो ये तो पॉलिटिकल आपका एनालिसिस है, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं मैन टू मैन मार्किंग का क्या। ज्यादातर मंत्री भी नए हैं और उन विभागों के मंत्री नए हैं जिनका पब्लिक डीलिंग सबसे ज्यादा सवाल लगते हैं, सबसे ज्यादा राजनीतिक आदमी अगर है, राजनीतिक आदमी चुन के आ रहा है, राजनीतिक व्यक्ति अगर एमएलए बन रहा है और एमएलए बनने के बाद में उनको मौका मिला है कि वो मंत्री बने, तो ऑफकोर्स ये तो उनका मामला है, उनको तो सीखना है, देना है। और सीखे हुए तो बढ़िया है, नहीं सीखे हुए तो अगर हमको उस शपथ दिला के उस कुर्सी पे बिठाया है, उस महकमे का मंत्री बनाया, मुखिया बनाया है, तो सदन में आपको ही जवाब देना है। सदन में अधिकारी जवाब देने आने वाले नहीं है, आपको देना है। और अगर वो पॉलिटिकल अपना शो नहीं कर पाए और अपना जो दायित्व उनको दिया है उसकी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाए तो उनकी गलती रहेगी। तो ये बात कहना कि नहीं कोई पहली बार मंत्री बन जाए या नहीं बना और उसको है, तो मैं समझता हूँ कि जिस रूप से इन्होंने मंत्रियों को बनाया और एक हर स्टेट में जैसा इन्होंने किया है कि सीनियर्स को इग्नोर कर दिया, मिक्स एंड मैच नहीं किया है, अनुभव वाले लोग ज़्यादा नहीं लिए, चांस दिया है, तो इनकी पार्टी का विषय है। पर विधानसभा के अंदर इनको काफ़ी गंभीरता से काम करना पड़ेगा, नहीं तो विपक्ष आप जानते ही हो कैसा है। निर्दलीय आपसे मिल रहे हैं सर? ये तो देखिए, निर्दलीय तो जो है उसके ऊपर किसी पार्टी का थप्पा तो है नहीं। वो ज्यादातर तो बीजेपी के हैं, मसलन चंद्रभान सिंह आक्या, मसलन यूनुस खान बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर इग्नोर हुआ कर रहे होंगे तो मैं समझता हूं आज तक तो ये कहीं इस प्रकार से दिखा नहीं कि बीजेपी का उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्यार या मोहब्बत है जी। आप खुद आगे जाके अप्रोच करके आप शो करना चाहो कि मैं भले निर्दलीय जीत के आया मगर मैं पार्टी का ही था, पार्टी के साथ हूं, वो एक अलग बात है। मगर उनकी जान भी आपके लिए तैयार है, वो भी आपको कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मुझे कुछ दिखा नहीं है उनका। तो खुद का अगर निर्दलीय जीत के आए तो आप राजस्थान के और आपके क्षेत्र की जनता की हित की बात करो। आप भूल जाओगे हम खिलाफ जीत के आए तो हमको एडजस्ट कर दे, हमको यहाँ बना देवे ताकि हम जो है इनके साथ में रह जाए, अगली बार वापस पार्टी से मौका मिल जाए। ये दूसरी चीज़ है। सदन के अंदर तो उनको राजस्थान और अपने विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं उनके साथ में जस्टिस की बात करनी चाहिए। पिछला मैं 2018 का अगर देखूं, सदन से पहले एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है विधायकों का, तो इस बार ऐसा कुछ? इस बार तो अभी तो ऑफिशियल रूप में तो हमने सुना नहीं है जी। ऐसा सुना है कि एक दिन का है, तो मैं समझता हूँ कि चलो ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छी रहती है। कुछ एमएलए जो नए आते हैं, राजनीति और संसदीय कार्य में जो है रोज़ सीखने का काम होता है। जितना आप रोज़ सीखोगे, भले वो सीनियर भी हो गया होगा तो भी उसका अनुभव अपने साथ में आता है। तो मैं समझता हूँ कि ये ठीक है, होना चाहिए। ऐसे प्रोग्राम्स निरंतर होने चाहिए ताकि हम लोगों को जो है, और मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि जैसे कई लोगों ने हाउस में कहा कि जो हाउस की सिटिंग है वो ज़्यादा होनी चाहिए। हम लोग सिटिंग करते नहीं है। हाँ। हम लोग बैठना पसंद नहीं करते। हमें मुझे याद है पहली विधानसभा में 360-64 दिन करीब सदन चला था। तो इस देश के अंदर ये चैलेंज है कि दिन बर दिन पार्लियामेंट हो या असेंबली हो, इनके जो ये नंबर ऑफ डेज जो घट रहे हैं बिल्कुल, तो ये चिंता का विषय है। ये डेमोक्रेसी के लिए भी चिंता का विषय है, संसदीय के लिए भी चिंता का विषय है। हम लोगों को उसको बढ़ाना चाहिए और आप वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा समय लोगों के, आपके क्षेत्र की, प्रदेश के लोगों की बात करने में, इश्यूज़ को उठाने में, बोलने में, उसमें जाना चाहिए। प्रत्येक सदस्य को विधानसभा के मौका मिलना चाहिए, हर इशू पे वो बोले। आप उसको बढ़ा दो विधानसभा को तो कहाँ आपत्ति है। पर सरकारें आती जाती है, अपना सबकी एक अलग अलग आइडियोलॉजी, पार्टी कोई भी रही हो, स्थिति यही है। जैसे एक दिन में 4-4, 5-5 लॉ पास हो रहे हैं, बिल्कुल डिबेट नहीं हो रही है, जबकि बोलने वाले हैं। देखिए, डिबेट आज मैं मानता हूँ कि कोई भी सरकार रही हो, हम हंगामा करते हैं तो सत्ता पक्ष भी रहता है कि इन बिलों को पास कर दो, चिल्लाते रहते हैं, यस नो चलता रहता है, मगर बिल पास हो जाते हैं। उन पर डिस्कशन करना, उसको पढ़ना, कई लोग तो पढ़ते भी नहीं है, पढ़ना, उस पर अपने विचार व्यक्त करना, यही तो जीवन का अनुभव है। आप राजनीति करते हैं और एमएलए एमपी बनना चाहते हैं तो इतनी मेहनत, कड़ी मेहनत आप करते हैं और भाग्य का इंतजार करते हैं कि एक दिन मेरी मेहनत का फल, भाग्य मेरे साथ रहे और मैं जीत के अंदर जाऊं। और वो जाने के बाद में उस अवसर का अगर हम सदुपयोग नहीं कर पाए, स्वयं के सीखने के लिए, स्वयं की पर्सनैलिटी के लिए भी और राजस्थान की जनता के लिए भी, अगर हम ये नहीं कर पा रहे तो फिर आपका इतना साल राजनीति में जो आपने काम किया वो किस काम गया। तो मैं समझता हूं कि ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, बिलों पे डिस्कशन होना चाहिए, नंबर ऑफ सिटिंग के डेज है वो बढ़ने चाहिए, और इस प्रकार की बातें होगी तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए ठीक रहेगा। नए लीडर्स
और नए जो जनप्रतिनिधि आए माननीय सदस्य बनकर इस हाउस के, वो अच्छा सीखेंगे और अपने साथ में जीवन का एक अनुभव लेके जाएंगे ताकि राजनीति में वो शीर्ष पे जा सके और अच्छे जनप्रतिनिधि बन सके। जी 3 इम्पोर्टेंट बिल आने वाले हैं, हो सकता है इसी सदन में पेश हो जाए। अभी तक इंडियन पेनल कोड जो बदला है, भारतीय न्याय संहिता जिसे किया गया है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, एविडेंस एक्ट है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जहां इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां ये लॉ पहले लागू होगा। तो ऐसा लगता नहीं कि देश में 2 तरह की चीजें हो रही है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट बिलों को तो किसी ने पढ़ा नहीं जी। हमने भी अभी तक जहां भी पास हुआ है, मान लो इसको रखा है चर्चाओं में, तो हमने उसको सोशल मीडिया के माध्यम से हो, न्यूज़ टेलीकास्ट या प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, उन चीज़ों को पढ़ा है या देखा, ऑब्जर्व किया। मैं समझता हूं कि अगर एक बार बिल आता है या कोई बिल लाती है सरकार, आप उसका गहनता से उसका अगर अध्ययन करते हैं तो उसके बाद में बेस्ट सिचुएशन होता है कि उस पर अपन क्या बात करें। तो विभाग होके खुल के अपनी बात उस पर रख सकते हैं, क्योंकि एक बात तो इस देश के नागरिक के तौर पे भी आपका अधिकार है और हाउस में आप मेंबर है तो आपका अधिकार है। तो बिल आता है तो उस बात को आप रखेंगे तो वो तो इतिहास में रहता है, क्योंकि आपके मिनट्स में आ गया, फ्लोर में, प्रोसीडिंग में आ गया, तो वो जीवन भर उसको देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा और माना जाएगा कि उन्होंने ये बोला था। तो मैं समझता हूं कि जो आपने कहा कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां ये पहले लागू होगा बाकी नहीं होगा, तो मैं समझता हूं कि किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, खास करके न्याय के मामले में। तो लेट अस सी, एक बार ये आता है पढ़ के तो सबसे पहला व्यक्ति मैं आपको जो बताऊंगा कि इसमें देखो ये हमारा मत ये है, भाई स्टेट का इशू है सर, स्टेट का इशू है। तो मैंने आपको पहले ही कहा ना कि आपको जब अवसर मिलता है ये, तो ईच डे सिंगल कागज इस हाउस का और सिंगल मिनट इस राजस्थान की जनता के लिए और आपकी जो संसदीय कार्य में आप और ज्यादा परिपक्व हो सकते हैं और हाउस के एक मेंबर के तौर पे आपने जो मैक्सिमम आपका यूज किया है 5 साल जो आपको मिले, तो मैं समझता हूं उसके लिए होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आएगी जब और उस पर बोला जाएगा। क्या लगता है सर, अब ये आप उप मुख्य सचेतक रहे हैं, आपके जिले से ही पड़ोसी साथी जोगेश्वर जी अब सचेतक बनाए गए हैं, क्या अनुभव रहे आपके? देखिए इसका एक सबसे बड़ा सवाल तो है कि जोगेश्वर जी तो सब लोग कैसे बन गए सचेतक? मैं वो आपको यही कहता हूँ, मेरा जो मैंने पहले ही कहा था शेयर किया आप कई लोगों जर्नलिस्ट के साथ में, मैं बोलता हूँ पहली बात तो सब पार्टियां सबकी अलग हो सकती है, मगर हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे जिले के अंदर जिस पार्टी का शासन है अगर वहां से मंत्री बनता है तो जिले के अच्छे काम हो, जिले के लोगों को काम आए। तो सभी को ये आशा थी कि जोगेश्वर जी जो है मंत्री बनेंगे, मगर मुझे जो पहले दिन हाउस में दिखा जब स्पीकर का चुनाव होने वाला था, यह तो जिस प्रकार से कागज लेके वो मैनेजमेंट कर रहे थे और घूम रहे थे, हमने कई साथियों ने डिस्कस किया, मैंने कहा ये जो घूम रहे और कर रहे हैं ना, ये मैंने कहा ये अपनी खुद की ये कहानी अपने हाथों से लिख रहे हैं कि इस हाउस में अभी वर्तमान में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो फ्लोर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो, और ये विपक्ष के सचेतक रहे हुए हैं। और आज जो ये ड्यूटी कर रहे हैं 100 मोटो आगे आके कि साइन करवा पार्टी के लिए साइन करा रहा हूं, तो मैंने कहा ये सचेतक के द्वार की तरफ जो है ये रास्ता इनको लेके जा रहा है। मंत्री का तो अलग बात है, ये पॉलिटिकल आईक्यू होता है, उस आईक्यू से अपने सोचा कोइंसिडेंस समझ रहे जो है, जिस आईक्यू से अपने सोचा वो हो गया। वो कहेंगे रतन जी की जबान काली तो अच्छी भी हो सकती है, हो सकता है कि मंत्री नहीं बनाया और कुछ नहीं बनाते तो ये बात भी हो सकती है, मंत्री नहीं बनाया कुछ नहीं बनाए तो हर व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल में हो, किसी पार्टी में हो, अगर वो हमारा साथी है तो हम तो उनके लिए अच्छी बात सोचेंगे। अच्छी 5 बार के विधायक हैं, पर सीनियर व्यक्ति है और उनके पास में अनुभव है, विपक्ष में भी सचेतक रहे, आज सरकार में सचेतक हो गए, मुख्य सचेतक हो गए, तो उनका लाभ जो है वो जो ट्रेजरी बेंच पे जो ये लोग बैठेंगे इस सरकार को मिलना चाहिए। अब ये भी इनके लिए भी चैलेंजिंग काम है कि किस प्रकार से हाउस चलाना है, अच्छी तरह से हाउस चले। पर ये है कि बीजेपी ने एक मजबूत व्यक्ति आपके सामने रखा है कि आपके जो बाण चलेंगे उनको रोक सके, तो उसमें जोगेश्वर गर्ग निश्चित तौर पे ये योग्य व्यक्ति तो हैं, हालांकि वो ज्यादा डिजर्व करते हैं, ऐसा लोग मानते हैं कि उनके अनुभव। सर एक व्यक्ति मजबूत रखा है, मगर आपने देखा है ना कि जितने ज्यादा बाण लगते हैं अगर एक ही आदमी रहता है तो भीष्म पितामह थोड़ी बनाना है उनको, ताकि वो उनको बचाते रहे और खुद के लिए आगे कुछ नहीं ले, और वो तो खैर उनका एक काम है। पर कुल मिला के बात ये है कि जो सत्ता पक्ष है उसमें फ्लोर मैनेजमेंट के जो एक्सपर्ट लोग हम देखा करते थे वो नहीं है। मसलन जैसे कोई नाम नहीं, कई जैसे सर बहुत सारे लोग, मैंने हमारे समय में देखो, अब हमने गुलाब जी को देखा, घनश्याम जी को देखा, राजेंद्र जी को देखा,
सारे लोगों को, कई ऐसे नाम है लिस्टेड हो सकते हैं, आधा एक डजन नाम ऐसे हैं जिनको इस देश मतलब कोई सुनना भी पसंद करता हो, इवन कोई उनसे वासुदेव सीखता भी हो। को- देवनानी जी तो स्पीकर बन गए, अब मैं वो स्पीकर हो गए हमारे सबके, तो उस रूप में आज मैं कुछ बोल नहीं सकता कि विधानसभा कैसे के बने जो भी सर घोषित पदाधिकारी थे, मतलब स्पीकर, आपके सभापति पैनल के लोग, आपके सचेतक और उप मुख्य सचेतक, ये एक भी इस बार विधानसभा नहीं पहुंचे। महेश जोशी जी नहीं पहुंचे, महेंद्र चौधरी नहीं पहुंचे, सभापति पैनल से वो आपके चंदेलिया जी नहीं पहुंचे, सभापति जो थे सीपी जोशी जी। उसके लिए देखो ये तो कोइंसिडेंस ऐसा हो गया। मैं समझता हूँ पॉलिटिकल तो देखो जो वहाँ के समीकरण और आपकी जो तकदीर है उसके हिसाब से काम करता है, मगर फिर भी अगर आप उस रूप में लो तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा कराएंगे ताकि पूरा पैनल नहीं जाए। ऐसा कोई कहेगा अनुष्ठान कराओ आप जो ये नहीं हो। बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, 7वीं बार प्रताप सिंह सिंह भी जीत के आए हैं, 8वीं बार कालीचरण सराफ, 6ठी बार पुष्पेंद्र सिंह राणावत, 5वीं बार अनीता बघेल, ये फ्लोर मैनेजमेंट जानते हैं, लेकिन नैराश्य भाव से कितना चलाएंगे फ्लोर देखते हैं सर इनके अंदर भी कौन तो निराश है, कौन बहुत ज्यादा उत्साहित है, कौन आशावान है, कौन बिल्कुल ही बीजेपी की आशाओं के साथ चलता है, उसके साथ चल रहा है, कौन बिल्कुल सब खो चुका है कि बिल्कुल अब आशा रही नहीं, कोई उम्मीद ही नहीं रही। जी जी जी। तो इस प्रकार की जो परिभाषाएं हैं उनमें कौन किस रूप में उसकी बॉडी लैंग्वेज से काम करता है, उससे पता चलेगा कि 8 बार जीता हुआ हो या पहली बार जीता हुआ हो, किस बॉडी लैंग्वेज में बैठे हैं और क्या जान रहे हैं और क्या नहीं करते। आने वाले दिनों में आपको जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो भी इनका दिख जाएगा। रतन देवासी जी एक अच्छे लेजिस्लेटर होने के साथ साथ एक अच्छे लीडर हैं, ये जानते हैं। मैं 2 लोगों का नाम मारवाड़ में लेता रहा हूं, संयम लोढ़ा, रतन देवासी। अच्छे लेजिस्लेटर होने के साथ साथ चुनाव कैसे लड़ा जाता है और जीता जाता है रतन देवासी जानते हैं। इस विधानसभा चुनाव में आपको किस सीट पे सबसे ज्यादा मजा आया कि साहब क्या चुनाव लड़ा है बंदे ने? सर मैं तो खुद की बात करूंगा कि वो आपकी बात हम कर रहे हैं, तारीफ कर चुके। आप देखो हर व्यक्ति ने अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ा है जी। आप किसी भी बात उठा के देखोगे ना तो सब विधानसभा में अलग है। जैसे जालोर सुरई में है तो हर एक का अलग अलग टाइप का चुनाव रहा, अलग अलग चुनाव। पड़ोस में बाड़मेर है, पाली है या बाड़मेर है। बाड़मेर है तो आप बताओगे कि चलो बाड़मेर में आप चर्चा करोगे शिव कैसे सीट जीत बाड़मेर इवन खुद तो उनका एक अलग फैन फ्लोइंग होगी या चुनाव जी। देखिए चुनाव के अंदर आपके समीकरण, आपकी मेहनत, निश्चित रूप से आपकी मेहनत आपको स्टैंड रखती है। हार जीत समीकरण भी तय करता है, समीकरण भी तय करता है, आपका मुकद्दर भी तय करता है। तो आपको दोनों चीजें पैरेलल ही चाहिए कि चुनाव समीकरणों से भी जीते जाते हैं। पॉलिटिकली आप अच्छा चुनाव लड़ने की स्थिति में जब आते हो जब आप अच्छे पॉलिटिशियन हो, आप लोगों के बीच में रहते हो, आप उनका काम करते हो और वहां की जनता को 36 कौम के जो लोग हैं, जाति बिरादरी के, धर्म के, उनको आपके ऊपर फेथ है। बिल्कुल। तो आप उस लीडर के रूप में डेवलप रहते हैं, आप फॉर्म भरने लायक रहते हैं, आप खड़े होते हैं और उस चुनाव को कैरी करने की स्थिति में आप लोग रहते हैं। मगर वो चुनाव कौन कैसे जीता है तो वो तो आपकी समीकरण क्या है बना है, हवा आपके अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी कोई व्यक्तिगत या पार्टी की है कि नहीं, और तीसरा आपका ये कितना काम कर रहे हैं। ये मतलब तकदीर नहीं, आपका माइंड कितना काम कर रहा है। माइंड तो सर देखो, माइंड तो आदमी इतना अप्लाई कराना चाहता है कि मैं सबसे समझदार हूं और मैं ही चुनाव लड़ सकता हूं, मैं जीत के आ जाता हूं, पर वो रहता नहीं है ना। वो तो देखो जालोर सराय के इलेक्शन को मैंने बहुत करीबी से देखा सर। लोग ये मान रहे थे कि रानीवाड़ा जो है इस बार बीजेपी जीत जाएगी। क्यों? क्योंकि वो लक्ष्मण देवासी हत्याकांड रहा या उसके बाद जो स्थितियां बदली। लेकिन जो लोग चर्चा कर रहे थे उनको मैंने कहा ये जो स्थिति या समीकरण जो है वो 2 महीने पहले बन गए हैं और रतन देवासी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए टाइम मिल गया उनको। तो वो चीज है कि आप केवल तकदीर के भरोसे नहीं, दिमाग के भरोसे, हाँ देखिए कैलकुलेशंस के भरोसे, ये भी आप कह सकते हो। कई बार हम भावनाओं से काम लेते हैं। एग्जैक्ट। मैंने काफी बार भावनाओं से काम लिया, एक दूसरे का साथ दिया, सच्चे मन से सब साथ रहे, खड़े रहे और भावनाओं के आधार पे भी काम किया। और हम लोग जिस देश में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, जिन संस्कृति में रहते हैं, तो अगर वास्तव में वो मानव व्यक्ति है तो भावनाएं अपनी अपनी होती है, उनमें काम किया। निश्चित तौर पे मैं 2 बार चुनाव हार गया था। पिछला चुनाव बहुत कम 3400 वोट से चुनाव हारा, जबकि मैंने हाईएस्ट वोट, आप खुद समझ सकते हैं कि 46% वोट कांग्रेस का एक व्यक्ति ऐसे माहौल में लेके आता है, चुनाव जीता। आप टोटल कर दिए कि कांग्रेस के 200 कैंडिडेट में 46% के ऊपर कौन गए, उनमें से कितने जीते हैं, बाकी कितने, तो 46% उस समय लिया, फिर भी मैं 3400 से हार गया। मैंने 35% को देखा चुनाव जीत के मंत्री बनते हुए। जी बिल्कुल। तो अनलकी रहा, मैं कम वोटों से हारा। तो ये बात सही है कि मैंने फिर मेरा दिमाग भी अप्लाई किया कि क्या भावनाओं में अपन को कभी चोट खाई है अपन ने,
ये भावनाओं के अनुरूप अपन चले तो क्या अपन कहाँ किस रूप में पीछे रहे, उसका आत्ममंथन भी किया है। और कई बार क्या होता है कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है, आप अच्छी सोच रखते हो, बात करते हो, पर एक ऐसा परिदृश्य तैयार कर दिया जाता है, ऐसा वातावरण हो जाता है जिसके अंदर आपकी पर्सनैलिटी को डैमेज कर दिया जाता है, आपको खिलाफ मान किया जाता है। कई ऐसे निराधार आरोप होते हैं जो लग जाते हैं आपके ऊपर, और उन्हीं आरोपों से एक परसेप्शन बनाया जाता है और आप उनके जवाब देते रह जाते हो, और आप उनके जवाब देते रहो, और उसी बेस के ऊपर आपको पराजित किया जा सके, आपको सोशली पॉलिटिकली डैमेज किया जा सके, वो योजनाएं चलती रहती है। और अगला जो है वो चुनाव जीतता रहता है। तो इन चीज़ों का मैं भी शिकार हुआ, इन चीज़ों को मैंने भी फेस किया, पर मैंने अपने हिसाब से काम किया। तो देखो, परसेप्शन जो बनाया था गलत, वो लोगों ने, जनता ने चेंज कर दिया। यही जनता थी जिन्होंने 3400 से हराया होगा या 30,000 से हराया होगा। यही जनता थी उन्होंने जो हारने के बावजूद 46% वोट दिए, और यही जनता है जिन्होंने आपको ऐसे वातावरण के अंदर 20-23 हजार से चुनाव भी जीता दिया, एमपी भी लड़ाया, तो आपको सर्वाधिक वोट परसेंट दिया। तो यही लोग थे, लोग दूसरे नहीं आए। तो लोग हमसे ज्यादा होशियार समझदार लोग हैं, तो वो जानते हैं। तो उन्होंने जो परसेप्शन बनाया था, लोगों ने चेंज कर दिया कि नहीं, इस व्यक्ति के बारे में गलत आकलन किया जा रहा था, गलत इसके पीछे बने, इनके ऊपर इस जो परसेप्शन बनाया और बदनाम करने की कोशिश की, आरोप लगाए गए, घिरने की जिस प्रकार से कोशिश की, बिलो द बेल्ट जो हम राजनीति में कहते हैं, जो हमने कभी नहीं किया किसी के साथ में, बिलो द बेल्ट आपने वार करने की कोशिश की, आपने सोशली, सामाजिक, पारिवारिक रूप से डैमेज करने की कोशिश की। ठीक है, जो डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं उनके तो खुद के इतिहास सबके खराब थे, और वो कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीजें हुई, और मैंने लोगों पे फैसला छोड़ दिया कि आपने जवाब नहीं देना है। जो हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं है, जवाब सही समय पे देना जरूरी होता है। तो वो सारी चीजें हो गई, तो लोगों ने परसेप्शन चेंज कर दिया कि नहीं, आप लोग जो बोल रहे हो वो सब गलत है, ये व्यक्ति सही है, हम इसको जिता के भेजेंगे, और ठीक है। तो हो गया सर। तो लोग जो फैसला कर देते हैं, मैं बोलूं और मैं जवाब दूं, तो मैं मेरे हित का जवाब दूंगा, मेरे पक्ष का जवाब दूंगा। तो जरूरी नहीं है कि वो जवाब हो, और लोग नहीं मानेंगे, मगर जनता अगर उसको जिस रूप में जवाब देगी वो जवाब माना जाएगा। तो लोगों ने उसका जवाब दे दिया। तो मेरा ये मानना है कि राजनीति में कोई भी व्यक्ति कुछ भी है, आप चुनाव मुद्दों के आधार पर लड़ो, आप अच्छा काम करो, आप वर्क करो, तकदीर के साथ आएगा। तो ख्याल तो सबको आते हैं। मैं भी सोचता कि 3400 वोट से मैं हार गया, कांग्रेस की सरकार बनी थी, मैं मंत्री बनता, 5 साल में रहता, अगर इस सोच और दुख में मैं समय निकाल देता। ये तो जीवन है, ये चलता रहता है। अगर हार गए, दुख होता है, कोई बात नहीं, कैरी ऑन विथ योर वर्क, आप आगे लग जाओ। आपको घेरने के लिए, गिराने के लिए, आप चुनाव नहीं लड़ पाओ, हार जाओ, टिकट नहीं मिले, उसके लिए कई लोग जुड़ जाएंगे, 50 चीजें होंगे, वेस्टेड इंटरेस्ट वाले जुड़ जाएंगे, किसी को खिलाफ कर देंगे, सारी चीजें करेंगे, मगर आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। मैं आज भी कहता हूं कि अगर कहीं ना कहीं अगर मैं गलत हूं, अपने आप सब चीजें सामने आ जाएगी, गलत आ जाएगी। मैं अच्छा काम कर रहा हूं तो लोग अपने आप उसको अप्रिशिएट करेंगे, काम चलेंगे। तो बेस्ट है कि जो जिसका काम कर रहा है उसको उसका काम करने दो, आपके हिस्से का जो काम है वो आप करो। फैसला इस देश में लोग करते हैं, जनता करती है, न्यायपालिका करती है, कानून व्यवस्था करती है। आप करमपुर वाला फैसला भी अभी चर्चा का विषय है, और है फैसला। आप देखिए इस कंट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ। चुनाव आयोग का हम रिस्पेक्ट करते हैं। चुनाव आयोग ने इस मामले में पता नहीं संज्ञा सबने किया, फिर भी संज्ञान नहीं लिया, क्या मजबूरियां थी। इंडिपेंडेंट बॉडी है इस देश में, किसी ने कुछ चलते चुनाव में कोई मंत्री नहीं बनाए। मंत्री बना सकते हैं, शपथ दिला सकते हैं, पर 6 महीने में प्रत्याशी को मंत्री बना दिया, प्रत्याशी को मंत्री बना दिया। तो फिर आप कह रहे हैं कि चुनाव प्रभावित नहीं होना चाहिए, तो हम चुनाव में गाइडलाइन देते हैं कि इससे ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, इतने पोस्टर आप छपाएंगे उससे ज्यादा नहीं छपाएंगे, इतनी गाड़ियां आपको दी जाएगी, इतनी परमिशन दी जाएगी, भी रैली की इतनी परमिशन दी जाएगी। रैली में अगर चाय पिलाइए तो कितने कप पिए उसके रेट जुड़ेंगे। तो फिर आप बताओ, ये चुनाव प्रभावित करने का नहीं था। स्ट्रेट जिस सरकार जिसकी बनी है, महीना भर ही नहीं हुआ है, और उसी का व्यक्ति आप मंत्री बना दो, उसी पार्टी का, और वही चुनाव लड़ रहा है प्रत्याशी और बना दो, तो मैं समझता हूँ चीजें खत्म होगी। मगर फिर जो बात मैं कह रहा था वो आया ना, लोग समझ आया, लोगों ने जवाब दे दिया कि हमारे वोटों की जरूरत ही नहीं है ना, आपने तो फैसला कर दिया है। ये बात। तो अब लोकसभा चुनाव को लेकर, पिछला चुनाव आपने लड़ा था 2019 में, इस बार जालोर सिरोही से कांग्रेस ये कह रही है कि हम अपने बड़े सभी लीडर लगभग चुनाव लड़ेंगे, तो उसमें रतन देवासी कहाँ होंगे? नहीं, मैं जो पार्टी के साथ में हम लोग चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि बेस्ट कैंडिडेट जो है वो पार्टी का वहाँ उतरे और अच्छा प्रत्याशी उतरे, ताकि वो सीट, ऐसा नहीं है कि हम जीत नहीं सकते, हम जीत सकते हैं। जालोर सिरोही इंप्रूव हुआ है। आप पिछले 2 कैंडिडेटों को देख लो वोट परसेंट, फिर मैं लड़ा, मेरे वोट परसेंट देख लो, जस्ट डबल से ज्यादा हो गए। ठीक है, तो आज स्थितियां अच्छी है, अनुकूल है।
तो अगर जातीय समीकरण को देख के आपके सांसद विधानसभा का चुनाव हार गए, लोकसभा जालोर सिरोही के, और आप एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स की शुरुआत सिरोही से की, रहने वाले बीनमाल विधानसभा क्षेत्र के, जीत रानीवाड़ा से रहे हैं, बिजनेस आपका आबू पिंडवाड़ा में है, तो एक मल्टी डायमेंशनल इलाके में आप काम करते हैं, तरीके से कर लेते हैं। और गुजरात का जो टच है वाइस वर्सा, वो भी आपका एक पास में है, बिल्कुल आपके वाइफ शायद गुजरात से ही हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ जी। तो क्या लगता है कि इस चुनाव में, चूंकि बीजेपी की आज एक सभा हुई है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। सिरोही में प्रेम सिंह राव कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो अपनी ओर से घोषित प्रत्याशी के तौर पे पहले प्रत्याशी आ गए हैं कि साहब वो चुनाव लड़ेंगे। कुमार विश्वास उसकी घोषणा कर गए कि साहब गज्जू बना, और 10 नाम ले गए वो। तो क्या लगता है इससे पॉलिटिकल? देखिए, पॉलिटिकल ये है कि सरकार राजस्थान में बीजेपी की है जी। सबको लगता है कि जो अभी माहौल चल रहा है कि ये चीज़ें हो जाएगी तो अच्छी हवा आएगी, ये उनका परसेप्शन है, हमारा नहीं है, उनका है। तो इसलिए कैंडिडेट तो बहुत ज़्यादा तैयार होंगे जी जी। जालोर सिरोही में भी, उनमें से एक है जिनकी चर्चा आपने की। तो ये प्रयत्न अपने अपने व्यक्तियों के सबके शुरू हो गए व्यक्तिगत तौर पर। पर मेरा मानना है, वापस वही बात है कि जालोर सिरोही की जनता बहुत समझदार है। सारे अच्छा कैंडिडेट देख के, कौन कहाँ का है, किसने कितना काम किया है, मेहनत की है, उस रूप में अभी वोटिंग होगी। तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी में तो लंबी लाइन हो जाएगी धीरे धीरे। वो उनका विषय है, किसको बनाते हैं, कैंडिडेट बनाते हैं, किसका वो चयन करते हैं। अभी तो धीरे धीरे करके आपने 2-4 देखे, आप जैसे जैसे समय निकलेगा ना, 22 तारीख, 23 तारीख, 25, 30 भर जाएगी, उसके बाद में आप धीरे धीरे एक एक कैंडिडेट वहाँ निकलेंगे बाहर के हुए। कुछ आपको वहाँ मैदान में पोस्टरों में दिख लेंगे, कुछ आपको जयपुर में मिलेंगे, कुछ हिडन नाम होंगे जो आप लोगों को या किसी को ऐसा पता चले, और कुछ ऐसे नाम होंगे जिसका पता ही नहीं चले कौन आ जाता है, वो एक अलग चीज़ है। पर हम कोशिश ये करेंगे कि अच्छा कैंडिडेट मिले ताकि बहुत अच्छा दबा के चुनाव हो सके जालोर सिरोही का। मूल ओबीसी समाज से आप आते हैं, ऐसा समाज जो पशुपालन के लिए माइग्रेटरी है, उस और लिटरेसी अब लोगों में जागरूकता आने लगी है, कुछ आईएएस भी बने हैं इस समाज से, खुशी की बात है। और आप जैसे लोगों का एक बड़ा इवेंट, जैसे जोधपुर में आपने इवेंट किया, तो क्यों नहीं, जैसे एक लाइन थी कि साहब अब दिल्ली दूर नहीं, तो वो समाज जो कि राजस्थान में पिछड़ा हुआ है और मजबूरी है उसकी जाना, क्योंकि उनके पास इंडस्ट्री नहीं, उनके पास खुद के इतने खेत नहीं, तो क्यों नहीं पॉलिटिकल देश की संसद में बैठे? लेकिन निश्चित तौर पे कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि मैं वहाँ जाके देश की संसद में नहीं बैठूँ जी। कोई भी व्यक्ति खुद स्वयं या उनके समाज के लोग भी नहीं चाहेंगे कि दूसरी समाजों का आशीर्वाद प्राप्त करके जो है वो लोग वहाँ जाके अंदर बैठे। निश्चित तौर पे हर एक का सपना होता है, और राजनीति में काम कर रहे हो तो आपका अधिकार भी बनता है, और वो इस प्रकार के चीज़ें देखेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने चुनाव लड़ा, मैंने खुद ने लोकसभा का, आप देखो कांग्रेस को 18% वोट मिलते थे, मैं 38% वोट लाया, 2 लाख से 5.25 लाख, हार का अंतर कम हुआ। तो हार जीत होती है, मगर परफॉर्मेंस रेट पे अच्छा परफॉर्मेंस हुआ और अच्छी ताकत दिखी हुआ, तो निश्चित तौर पे होना चाहिए। अब वो जहां तक हमारा सवाल है तो पार्टी ने मौका दिया, मैं इसलिए बात कर रहा हूं सर कि 38% पे आप ले गए। रतन देवासी कैंडिडेट होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ये बात अलग है कि आपकी पार्टी क्या तय करती है, लेकिन ये जरूर तय है कि उस 38% से आगे जाने के लिए रतन देवासी पार्टी को चाहिए किसी भी रूप में। बिल्कुल नहीं चाहिए, पार्टी का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, लोगों का भी आशीर्वाद है। लोगों ने देखो अक्रॉस पार्टी लाइन भी मेरे को इज्जत दी है, वोट दिए होंगे, और पार्टी ने तो पूरा मुझे मौका दिया इतने सालों में, कोई इसमें इफ बट की बात ही नहीं है। और जो कैंडिडेट होगा उसकी हम बहुत जोरदार तरीके से मदद करेंगे। पर भाई मैं कैंडिडेट नहीं हूँ जी, मैं लड़ चुका हूँ बिल्कुल, और मैं चाहता हूँ कि स्टेट लेजिस्लेशन में है या मैं एमएलए हूँ, यहाँ बैठा हूँ आराम से। तो मैं समझता हूँ कि जो भी आपस के हमारे नेता हैं जिन्होंने विधानसभाओं के चुनाव लड़े, जो चुनाव नहीं लड़े, हमारे सीनियर नेता है, संगठन के लोग हैं, सब मिल बैठ के बात करके लीडरशिप से और अच्छा कैंडिडेट चुन के दे, तो निश्चित तौर पर अच्छा कैंडिडेट आएगा तो हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इस सीट पे कर सकते हैं, और हमारा पूरा साथ उसको होगा, उस कैंडिडेट को। क्योंकि एक सवाल सर, कैंडिडेट नहीं हूं। निजी सवाल आपसे है कि ओटाराम जी देवासी तीसरी बार एमएलए बने हैं शायद, और दूसरी बार मंत्री भी बने हैं। उनका जो प्रतिष्ठापन है राजनीति में वो हेलीकॉप्टर से हैं बेसिकली, कि भी चूंकि मेहनत है और उस हिसाब से। लेकिन रतन देवासी युवावस्था में कैसे सोच लेते हैं कि पॉलिटिक्स में जाना है, जबकि मुझे नहीं लगता आपके फॉरफादर्स रहे होंगे। वो लिमिटेड हमारे सिटी टाउन तक ही सीमित था जी। अच्छे पॉलिटिक्स में मतलब यूँ लोकल पॉलिटिक्स जो करते हैं जी उसमें थे, और हमारे कोई मिनिस्टर्स हो या चीफ मिनिस्टर्स हो, कहीं
हमने फ्रिक्वेंटली देखा है, हमारे यहाँ आते जाते विजिट करने हम लोग वो है, तो पॉलिटिकल एक छाया थी जी, ठीक है, और उसी रूप में मैंने सीखा। पर मैं मानता हूँ प्रदीप जी ये आपके इनबिल्ट है जी, बिल्कुल तो जो इनबिल्ट चीज़ है ना जी, वो अपने आप डेवलप हो जाती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मेरे अंदर थी ये, तो मैंने सोचा पॉलिटिक्स करनी चाहिए पहले फर्स्ट स्टार्टिंग में कि चलिए अपन संगठन में और कांग्रेस NSU से मैंने कहा काम करना चाहिए। तो एक जुनून था, जुनून ये था कि फिर वो ऐसा जुनून रहा कि 12th पढ़ते पढ़ते है ना बड़ी मुश्किल से पार पढ़ते थे, क्योंकि वहाँ मीटिंगों में रैलियों में भाग जाते थे। हाँ हाँ, जबकि मुझे जर्नलिज्म का मैंने काम कर रखा है जी बिल्कुल, जर्नलिज्म के लिए जी, और शौक था मुझे जी बिल्कुल, लॉ का बहुत ज़्यादा शौक था मुझे, है आज भी है। जी, तो पर आप देखो उसको चस्का कह सकते हैं, पर चस्का तो एक कॉमन वर्ड हो गया, मगर एक जुनून था काम करने का। तो मैं उस संगठन में वहाँ काम करते करते ये सारी चीज़ें पीछे छूट गई और आगे आया। जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा जी, पर जब मैंने आने के भाई इतनी बड़ी हमारी समाज है, लोग हैं, मैं कुछ व्यक्तिगत तौर पे यहाँ इन सब संस्थाओं में पहुँच के कर सकता हूँ कि आजमा के देखते हैं, तो मैं पॉलिटिक्स में सक्रिय था ही। तो मैंने कोशिश की टिकट मिल गया, टिकट मिल गया तो पहली बार मैं हार गया जी, कम वोटों से हारा। सरकार भी हमारी चली गई थी यहाँ बिल्कुल, और पहली बार वसुंधरा जी चीफ मिनिस्टर बनी, उस समय मैं चुनाव हारा जब 10,000 वोट से हारा। तो मैंने देखा कि चलो फिर और कड़ी मेहनत की, जीत गया। तो देखिए राजनीति जो है आदमी, और मैं राउंड द क्लॉक पॉलिटिकल आदमी हूँ, हाँ हाँ, 24 घंटे तो राजनीति मेरे लिए एक मिशन है। यह तो आदमी राजनीति के बनना चाहता है और उस पदों पे ही बैठना चाहता है। मेरे लिए मिशन है, अलग अलग प्रकार के मिशन है कि लोगों का वेलफेयर में अच्छा काम हो, ये भी एक मिशन है। बिल्कुल, मेरे खुद के समाज के लोग हैं, उनका अपलिफ्टमेंट अच्छी तरीके से हो, कैरियर ओरिएंटेड बन जाए, एजुकेशन से लेके सोशल वेलफेयर से लेके अच्छी तरीके से वो स्थापित हो। जो लोग अलग अलग समाज के मेरे साथ जुड़े हैं या जो लोग मेरे से होप रखते हैं, वोट देते हैं, जिताए हराए कुछ भी करे, मगर मेरे से आशा रहता है तो मैं उनके कितने काम हो सकता हूँ। तो ये मिशन है पॉलिटिक्स को या सामाजिक कार्य को जिसने मिशन के रूप में लिया है और आगे बढ़ा है, तो निरंतर उसका काम चलता गया। भले वो पदों पर बैठा हुआ है नहीं बैठा हुआ है, वो हारा है या जीता है, वो कभी, मैं 10 साल बाहर रहा, 10 साल चुनाव नहीं जीता, मगर 10 साल एज अ पॉलिटिकल व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति, लोगों ने एक्नॉलेज किया। बिल्कुल, बिल्कुल। वो की वो भीड़ रही, वो के वो लोग रहे, जहां गए वो प्यार आशीर्वाद मिला पूरे स्टेट में, सारी जगह। तो मैं घूमता ही रहा क्योंकि मेरा शौक था, मेरा मिशन है ये करना। तो मैं समझता हूँ ये चीजें करते रहोगे तो चीजें ऑटोमेटिक आपके पास में आती रहेगी, आपको चलना है। तो पॉलिटिक्स एक मिशन है, उस रूप में मैंने काम किया। मुझे आज तक वो सारी चीजें अप डाउन जितने देखने थे मैंने देख लिए, चुनाव से लेके सामाजिक कार्य से लेके। इसीलिए लोग कहते हैं रतन देवासी के आपके ड्राइवर ज्यादा नहीं टिकते, कि बहुत लंबा चलते हैं हम दिन भर में। वो देखिए मैं चलता हूँ, देखो ये तो होता ही है, पॉलिटिकल आदमी है आप। आज के ज़माने में तो आप पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमते हो तो आदमी 100-150 किलोमीटर दिन का ऐसे ही घूम जाता है। तो मेरा तो नॉर्मल है कि मैं 200-300 किलोमीटर नहीं चलूँ जब तक चैन नहीं आता है। 300 किलोमीटर शौक है लोगों को जाना, मिला, बीच में गए, लोगों को फोन किया, कैसे हो, कहाँ मिले, यही तो प्रेम है। मैं 6 चुनाव लड़ा, 6ठा चुनाव ही लड़ा है लोकसभा का मिलाकर, अभी 50 नहीं हुआ जी। और 10 साल मैं चुनाव जीता हुआ नहीं था, कई ऐसे पद नहीं रहे, मगर फिर भी लोगों ने उसी रूप में, लीडर के रूप में एक्नॉलेज करके बात किया। तो उनका प्यार मोहब्बत है, उनका आशीर्वाद है, और मैंने भी उस रूप में रखी होगी, कभी कमी नहीं छोड़ी। जितने प्रयत्न मेरे से हो सकते थे बेस्ट, वो आज भी करता हूँ और करता रहूँगा। और कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि कौन बैक बाइटिंग कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन षड्यंत्र कर रहा है, कौन किस प्रकार से कर रहा है। राजनीति में गिरावट बहुत ज़्यादा आई है, गिरावट आनी नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा समाज, अच्छे समाज की रचना के बारे में जो हमने सोचा था और है, वो उसमें कहीं ना कहीं वो खंडित होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो आप मुकाबला करो, आप लीगली करो, आप उस रूप में करो। तो मैंने इन विचारधाराओं से काम किया, इसलिए मैंने कभी भी किसी भी चीज़ का है ना इंतज़ार नहीं किया। मैंने कहा लोगों को कहने दो और उनको कहने दो, अपने नहीं बोलना। तो मैं समझता हूँ कि और इस प्रकार से इसलिए वो कई चीज़ें ऐसे सामने इसलिए आ जाती है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं सही बात कहूँ, मैं सही बात कहता हूँ, लोगों के हित की बात कहूँगा। तो देखो उस पर हर मोर्चे पे खिलाफत भी होगी, क्योंकि कई पॉलिटिशियन हो या अधिकारी हो, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। लोगों को अच्छी बात सुनना पसंद है, सच्ची जरूरी, सच्ची कड़वी बातें कहना बहुत मुश्किल है, आज के युग में कोई कहना नहीं चाहता है। पर अगर जनहित की बात करें हम, लोगों के हितों की बात करें, तो फिर आपको एक पॉलिटिकल आदमी के हिसाब से आपको अच्छी बातें कहनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे अच्छे अधिकारी है, हमारे राजस्थान में अच्छे लोग काम करते हैं, कार्मिक अच्छे हैं, मगर कहीं ना कहीं उनसे भी त्रुटियां होती है, कहीं ना कहीं वो भी गलत हो जाते हैं। जी। तो आप अगर उनको सारी चीज़ें नहीं बताओगे
तो कैसे आप सच्चाई की बात तो आपको बतानी पड़ेगी, तब जाके आप चलेंगे। तो आप लोगों की बात कैसे रखोगे? आप मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करते हो, मैं जाके बोलूँ नहीं, कप ऑफ टी लेके आ जाऊँ और बाहर आके बोल दूँ सब कुछ ठीक है, तो फिर मेरी जिम्मेदारी क्या रही? मेरी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। चुना किस लिए? और नहीं भी चुना हुआ हो और मैं पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता हूं या मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हूं, तो मेरा फर्ज बनता है इन बातों को करने के लिए। जरूरी थोड़ी है कि ये 200 चुन के आए वही बात करे, उनको तो अधिकार दे दिया है बैठ के अंदर बात करने का। और 200 के अलावा जो 200 हारे होंगे, जो एमपी हारे होंगे 25, उसके अलावा कोई सरपंच हारा है, कोई जिला परिषद का चुनाव हारा है, वो भी तो पॉलिटिकल व्यक्ति है, तो वो अपना काम तो करेंगे ही सारे लोग। तो मैं समझता हूं कि बहुत रिफाइंड वे में हम लोगों को ये सारी बातें रखनी चाहिए। और कुल मिला के ये है कि पॉलिटिकल आदमी बने हो तो मिशन के साथ में आगे चलते रहो। तो मिशन के साथ आगे चलते रहें। रतन देवासी जी ने आज हमें लंबा समय दिया और हम इनसे लगातार रूबरू होते रहेंगे। आपने राजस्थान की विधानसभा के फ्लोर मैनेजमेंट से लेकर अपनी राजनीतिक यात्रा और राजनीतिक विजन पे बात की। थिंक 360 से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रतन जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।